जैसे ही रूही ने अमर को अपनी कसम दी, अमर के हाथ वहीं रुक गए। अमर ने रूही को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम अभी भी इस कमीने को बचाना चाहती हो? रूही ने सिसकियां लेते हुए अमर से कहा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बचा रही, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अमर ने रंजन को इतना पीटा था कि रंजन अपने आसपास हो रही चीजों को सुन तो पा रहा था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। रंजन अधमरा सा वहां पड़ा हुआ था। अमर रूही को सवालिया नजरों से देखने लग गया। रूही ने अमर से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे मार कर अपने हाथ गंदे करो। हमें इसे खुद सजा देकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, पर अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अमर ने जब रूही की ये बात सुनी तो उसने अपने हाथ में लिया हुआ गमला रंजन के बगल में फेंक दिया और वो गमला वहीं टूट गया। अमर दौड़कर रूही के पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। रूही को उस हाल में देखकर अमर की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। रूही भी अमर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। अमर ने रूही से घबराते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? रूही ने सिसकते हुए अमर से कहा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका करने की सोच कैसे सकता है अमर? रूही ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा भरोसा एक बार फिर यहाँ टूटेगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी ऐसा निकलेगा। मुझे तो लगा कि ये मेरे पापा से जुड़ा हुआ था तो अच्छा ही होगा, पर नहीं। इसीलिए आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती थी। अमर ने रूही के होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपने दोनों हाथों से रूही के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और रूही के माथे को चूम लिया। अमर ने अपने अंगूठे से रूही के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहा, अब बस करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और अब तुम्हारी आंखों में ये आंसू कभी भी नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। रूही जो अब तक जोर जोर से रो रही थी, उसकी सिसकियां अब कम होने लगी थी। अमर ने देखा कि रूही कांप रही थी। उसने अपना कोट उतारकर रूही को पहनाया और उससे कहा, मुझे अब तक फीलिंग तो थी, पर मुझे अपनी फीलिंग्स पर यकीन नहीं हो रहा था, पर आज तुम मेरे सामने हो तो तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया हूँ। जैसे ही रूही ने ये सुना, वो अमर के गले लग गई और रूही ने अमर से कहा, नहीं अमर, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब आपसे कभी दूर नहीं होना चाहती। जैसे ही अमर ने ये सुना कि रूही भी उससे प्यार करती थी, तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर अमर की नजर कमरे के कोने पर पड़े हुए रंजन पर गई। अमर ने रूही से कहा, मैं इस रंजन को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। रूही ने अमर को रोकते हुए कहा, नहीं, मैं अब हमारे जिंदगी में कोई और तमाशा नहीं चाहती और आपने इस इंसान को जो सबक सिखाया है, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी भी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेगा या हमारे आसपास भी आएगा। अमर को रूही की बात कहीं ना कहीं सही लगी। उसके बाद अमर ने रूही का हाथ पकड़ा और चलते हुए रंजन को एक और लात मारी। फिर वहां से रूही को लेकर निकल गया। अमर रूही को लेकर के घर आया और वो सीधे रूही के कमरे में चले गए। अमर ने रूही को बेड पर बिठाया। तभी उसने देखा कि रूही के हाथ और उसके चेहरे पर कुछ चोट लगी थी। अमर ने रूही को वहीं बिठाया और एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर रूही के सामने रखकर बैठ गया। फिर अमर ने उसमें से कुछ दवा रूही पर लेकर रूही के जख्मों पर लगानी शुरू कर दी। रूही की चीख निकल गई। अमर ने रूही से कहा, सॉरी, ज्यादा चल रहा है क्या? फिर अमर ने रूही के घाव पर फूंकते हुए धीरे धीरे दवा लगानी शुरू कर दी। अमर के ऐसे रूही का हाथ पकड़ने से और फूंकने से रूही के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ रही थी। पर तभी रूही ने देखा कि अमर की शर्ट की स्लीव पर खून लगा हुआ था। रूही ने थोड़ा घबराते हुए अमर से कहा, चोट आपको लगी है और आप दवा मुझे लगा रहे हो? अमर ने अपना घाव छिपाते हुए रूही से कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अमर अपनी चोट को रूही से छिपाना चाह रहा था, पर रूही ने अमर का हाथ अपने आगे करके उसके हाथ को सीधा कर दिया। तब रूही ने देखा कि अमर के हाथ पर एक गहरा कट लगा हुआ था। अमर के बाएं हाथ की हथेली पर एक गहरा कट का निशान लगा था, जो कि शायद उसे रंजन से हाथापाई के दौरान लगा होगा। रूही वो देखकर घबरा गई और उसने घबराते हुए कहा, ये देखो, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलते हुए रूही ने दवा कॉटन में ले ली और उसे अमर की चोट पर लगाने लग गई। जैसे ही रूही ने अमर की चोट पर वो दवाई रखी, अमर की भी चीख निकल गई। रूही ने अमर के हाथ को अपने पास लाते हुए कहा, सॉरी, ज्यादा दर्द हो रहा होगा। ये कहने के बाद रूही अमर की चोट पर हल्के हल्के से फूंक मार के दवा लगाने लग गई। रूही को ऐसा करते देखकर अमर उसकी खूबसूरती में जैसे कहीं खो गया। रूही ने दवा लगाते हुए अमर से पूछा, समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रंजन से मिलने होटल गई थी। जब अमर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रूही ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो अमर बस एक टक रूही को देखे जा रहा था और वो जैसे कहीं खोया हुआ था। रूही ने अमर से दोबारा पूछा, अमर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपको कैसे पता चला कि मैं उस होटल में थी? अपनी सोच से बाहर आते हुए थोड़ा सीरियस होकर अमर रूही से बोला, वो तुम्हारे जाने के बाद मुझसे समर्थ मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया कि तुम और रंजन एक साथ कहीं गए थे। वो हमारे बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रहा था। रूही ने अमर को देखते हुए कहा, और आपको उसकी बातों पर यकीन हो गया कि मैं और रंजन एक साथ? रूही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए अमर ने कहा, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं था, पर मुझे पता था कि रंजन कैसा इंसान था और मैं नहीं चाहता था तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसीलिए मैं वहां पर आया था। अमर की उंगलियां अभी भी रूही के होठों पर थी। रूही के कान और गाल लाल हो गए थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अमर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। रूही और अमर एक दूसरे के बहुत करीब थे। अमर का एक हाथ अभी भी रूही के हाथ में था। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अमर अपने चेहरे को रूही के करीब ले जाने लग गया। रूही की आंखें बंद हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। अमर ने अपने होठों को रूही के गुलाबी होठों पर रख दिया। जैसे ही अमर ने ऐसा किया, रूही के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। वो दोनों एक दूसरे को न जाने कब किस करने लगे। कुछ देर बाद रूही को जैसे होश आया और उसने भरी हुई आंखों से खुद को अमर से अलग करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे रंजन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए था। अमर ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो, जाने दो, पर अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दूसरी ओर रूही और अमर के होटल से चले जाने के बाद रंजन के आदमी भागकर उसके पास आए। उन्होंने रंजन को उठाया और बेडरूम में लिटाने के बाद एक डॉक्टर को बुलाया। रंजन का इलाज करने के बाद डॉक्टर ने कहा, सर, आपको बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई है, पर ये कुछ घाव हैं जिन्हें भरने में थोड़ा समय लगेगा। रंजन ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ घाव कभी नहीं भरते और वो नासूर बन जाते हैं। डॉक्टर को रंजन की बात समझ में नहीं आई। रंजन ने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, यहाँ जो भी हुआ है आप बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। रंजन ने अपने एक आदमी से कुछ इशारा किया। उस आदमी ने रंजन के सामने एक मोटा सा ब्रीफ केस रख दिया। रंजन ने ब्रीफ केस डॉक्टर को देते हुए कहा, मुझे लगता है कि शायद इतने पैसों से आपका मुंह बंद हो जाएगा। डॉक्टर की आंखों में ऐसा लालच आ गया जैसे कि किसी कुत्ते को हड्डी देखकर आता है। उसने रंजन से कहा, आप फिक्र मत करिए, मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ और मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद रंजन ने अपने आदमियों से कहा, यहाँ जो भी हुआ है ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर मुझे पता चला ये बात यहाँ से बाहर गई है तो चाहे गलती किसी एक की ही होगी, पर मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा।
उसके आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया और वो लोग वहां से चले गए। रंजन ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अमर और रूही। मैं जितना सीधा हूं उतना ही टेढ़ा भी हूं। रूही, तुमने अब तक मेरा अच्छा चेहरा देखा है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा, पर मुझे लगता है कि अब मेरा असली चेहरा सामने लाने का टाइम आ गया है। रूही और अमर, मैं तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये बोलते हुए रंजन की आंखों में खून उतर आया था। अपना इलाज करवाने के बाद अगले दिन रंजन समर्थ के घर पहुंच गया, जहां कनिका और समर्थ बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रंजन को वहां पर देखा तो वो सभी हैरान हो गए। समर्थ ने रंजन को देखकर ताना मारते हुए कहा, आज आप रास्ता कैसे भूल गए मिस्टर रंजन? शायद आप गलत जगह आ गए हैं। ये मेरा घर है। जैसे ही रंजन ने ये बात सुनी, उसने समर्थ से कहा, मैं किसी गलत जगह पर नहीं आया हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बिल्कुल सही जगह है जहां मैं आना चाह रहा था। समर्थ रंजन की बात पर हंसने लग गया और उसने हंसते हुए रंजन का मजाक उड़ाकर कहा, आपको आखिर इस गरीब से क्या काम पड़ गया? आप ठहरे बड़े अमीर लोग जिनके शौक बड़े बड़े, रहन सहन भी बड़ा है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। अब आखिर हम जैसे गरीब लोगों के लिए आपके पास कहां से समय होगा? आप हमारी कुटिया में आए, ओ भाग्य हमारे। बताइए कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? समर्थ की बात सुनकर रंजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा छुपाते हुए समर्थ से कहा, देखो मैं यहाँ किसी तरह की कोई बहस करने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से हाथ मिलाने आया हूँ। समर्थ ने जैसे ही रंजन की ये बात सुनी, वो रंजन की बात पूरी होने से पहले ही ताली बजाते हुए उठकर खड़ा हो गया और वो रंजन की ओर आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आपका सिस्टम इतना स्लो काम करता है। आप मेरे पास आए हैं मुझसे हाथ मिलाने के लिए। आप अभी तक कहाँ थे जब मैं आपके पास 3 से 4 बार ऑफर लेकर आया था? पर एक बात बताइए, आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप हमसे हाथ मिलाकर हमारे साथ काम करना चाहते हैं? रंजन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तब सिचुएशन कुछ और थी, पर अब सिचुएशन कुछ और है। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे बस किसी न किसी तरीके से रूही को हासिल करना है। क्या रंजन और समर्थ एक साथ आ जाएंगे? क्या करेगा रंजन रूही को पाने और अमर से बदला लेने के लिए? रूही और अमर की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझे। तो समर्थ कुछ देर शांत रहा। उसके बाद उसने रंजन से कहा, मुझे लगता है कि रूही ने तुम्हें गहरी चोट दी है। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरे काम और मेरे गोल से मतलब है। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है। रंजन ने कुछ सोचने के बाद आगे कहा, वो दोनों अब और करीब आने लगे हैं। रूही और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कनिका ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में सामने रखे टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अमर और रूही करीब नहीं आ सकते। कनिका की बात समझकर समर्थ ने कहा, तुम अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। ये गुस्सा अपने अंदर दबाओगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी। और रही बात उन दोनों का एक दूसरे के करीब आने की, तो आने दो उन्हें करीब। जब वो एक दूसरे के करीब होंगे तो उन्हें अलग करने में और मजा आएगा। ये बोलकर समर्थ किसी डेविल की तरह हंसने लग गया। कनिका ने जब समर्थ की बात सुनी तो वो खुश होते हुए बोली, अब उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा और अब मिस्टर रंजन के हमारे साथ होने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। वो सुना है ना कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3। ये बोलकर कनिका ने अपना हाथ आगे कर दिया और समर्थ और रंजन उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हंसने लग गए। वो तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर नंदिता आ गई। जब नंदिता ने उन्हें ऐसे एक दूसरे से बात करते और हाथ मिलाते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। नंदिता समर्थ के पास जाकर गुस्से से बोली, समर्थ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तीनों ने हाथ मिला लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब जब रंजन तुम्हारे साथ है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? हाँ, क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो समर्थ? नंदिता की बात को बीच में काटते हुए समर्थ ने कहा, औकात की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। और मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, ये मेरी मर्जी है।
तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे पता है कि तुम्हें रूही और अमर से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें बस पैसों से फर्क पड़ता है। तो ठीक है, तुमने अब तक मेरे लिए जितना भी काम किया है उसके पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। जब नंदिता ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अब तक के काम के पैसे दे दोगे और जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है उसका क्या? समर्थ ने नंदिता को घूरते हुए कहा, तुमने आज तक मेरा हर काम बिगाड़ा है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो अब, और अब तुमको हिस्सा भी चाहिए? ठीक है, हमारे पास कुछ बचेगा तो ले लेना। नंदिता कुछ कहना चाह रही थी, पर जब उसने समर्थ को देखा तो समर्थ उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। नंदिता कुछ और नहीं बोल पाई और वहां से चली गई। अगले दिन अमर ने रूही के लिए कुछ प्लान किया हुआ था। अमर ने सुबह रूही से पहले उठकर नाश्ता बना दिया और घर का सारा काम खत्म करके सुबह टेबल पर ब्रेकफास्ट भी लगा दिया। उसके बाद अमर ने जल्दी से अवनी और आरव को उठाया और उन्हें तैयार करके ब्रेकफास्ट के लिए ले आया। जब रूही की आंख खुली तो उसने घड़ी में टाइम देखा तो वो उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ नो नो नो, आज तो मैं बहुत लेट हो गई, जल्दी उठ जा रूही, नहीं तो बच्चे बहुत लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए रूही नीचे आई तो वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी। रूही ने हैरानी से कहा, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी किसने ब्रेकफास्ट बना दिया? और ऐसे बच्चे भी तैयार होकर खड़े, ये सब क्या है अमर? अमर मुस्कुराकर रूही के पास आया और कंधे से पकड़ते हुए बोला, आज कपल की तरह हमारा पहला दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन तुम्हारे लिए यादगार बनाया जाए। तो बस मेरी ओर से एक छोटी सी शुरुआत है। रूही को अमर का इस तरह से उसकी हेल्प करना बहुत पसंद आया और उसने प्यार से अमर से कहा, थैंक्स। और फिर उन सभी ने मिलकर नाश्ता किया। अमर ने रूही से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। रूही हैरान थी, पर अमर ने रूही को बोलने का मौका नहीं दिया। जब रूही अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि अमर ने एक प्यारी सी पीच कलर की साड़ी उसके लिए रखी हुई थी, जिसके ऊपर एक चिट रखी थी और उस पर लिखा हुआ था, फॉर लव ऑफ माई लाइफ। रूही ने वो साड़ी पहन ली। फिर रूही ने मैचिंग ज्वेलरी खोजने के लिए जब अलमारी खोली तो अंदर अमर ने वहां पर मैचिंग ज्वेलरी भी रखी हुई थी और उस ज्वेलरी के बॉक्स में एक पेपर में लिखा हुआ था, मुझे पता था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखो मैं यहाँ हूँ। रूही के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। वो जल्दी से तैयार हुई और फिर अमर से मिलने नीचे आ गई। अमर अब तक बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ चुका था। अमर ने जैसे ही रूही को देखा तो वो बस देखता ही रह गया। रूही आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही ने आज उस ड्रेस और ज्वेलरी को इतने अच्छे से कैरी किया था कि आज वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। आज कोई भी उसे देखता तो वो बस देखता ही रह जाता। रूही ने अमर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस रूही की खूबसूरती में खोया हुआ था। रूही ने दोबारा अमर से कहा, अमर आप कहाँ खोए हैं? मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? अमर अपने सपने से बाहर आते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुमसे, तुम बस मेरे साथ चलो। रूही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर अमर रूही की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले गया। तकरीबन आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद अमर और रूही उस लोकेशन पर पहुंच गए थे। जब रूही ने अपनी आंखें खोली तो वो शहर का सबसे बड़ा 5 सितारा होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस को हार्ट शेप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रूही ने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर की डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरती से लाल गुलाब फूलों से की गई थी। जमीन पर भी लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। अमर अचानक से कहीं गायब हो गया था। कुछ देर चलने के बाद रूही ने सामने देखा तो अमर हाथ में बुके लिए हुए सामने खड़ा था। जब रूही ने अमर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रूही ने अमर से कहा, ये सब क्या है? अमर ने रूही को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, रूही मुझे पता है कि मुझे प्यार का इजहार बहुत अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हो पाया।
पर कुछ और है जिसे मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है हर औरत के लिए उसका प्यार और उसका इजहार बहुत इम्पोर्टेंट पल होता है, जिसे शायद मैं तुम्हारे लिए उतना स्पेशल नहीं बना पाया। रूही ने अमर के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ऐसा मत बोलो अमर, आप मुझसे प्यार करते हो और आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। जिस वक्त हमारे बीच वो पल आया था, मेरे लिए तो उसी वक्त वो पल मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट बन गया था। इसीलिए उसके अलावा मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अमर ने अपने होठों से रूही की उंगली को हटाया और उसके हाथ को पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स निकालने लग गया। रूही को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया था कि अमर क्या करने वाला था, लेकिन फिर भी रूही अमर को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। तभी अमर ने वो गिफ्ट बॉक्स रूही के सामने खोल दिया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी डायमंड की रिंग थी। और अमर ने रूही से पूछा, विल यू बी माई सोल पार्टनर फॉर माई रेस्ट ऑफ द लाइफ रूही? मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही बुढ़ा होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस जीवन के सफर में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमर की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए थे। कहीं ना कहीं अमर और रूही ने इस पल का इंतजार किया था और उनका ये इंतजार उन दोनों की ही आंखों में साफ देखा जा सकता था। रूही ने खुशी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ अपनी आगे की जिंदगी का सफर बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ही साथ बुढ़ी होना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही अमर ने ये बात सुनी, उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रह गया था। अमर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से वो रिंग रूही को पहना दी और सीधा खड़ा होकर उसने रूही के माथे को चूम लिया। वो दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। आज रूही और अमर की जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन था, जिसे वो अच्छे से जीना चाह रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट से बाहर कुछ ही दूरी पर कनिका, समर्थ और रंजन बैठे थे। उन्हें पता था कि अमर आज इस 5 सितारा होटल में गया था और वो लोग अमर और रूही का पीछा कर रहे थे। दूर बैठे वो तीनों दूरबीन से रूही और अमर पर नजर रखे हुए थे। दूरबीन को अपने हाथ से फेंकते हुए समर्थ ने कहा, चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, पर मैं तुम्हें एक नहीं होने दूंगा। वहीं कनिका और रंजन रूही और अमर को साथ में देखकर जलते भुनते जा रहे थे। दूसरी ओर डिनर करने के बाद रात काफी हो चुकी थी। अमर और रूही काफी देर बाद घर वापस आए। तब तक ड्राइवर ने बच्चों को स्कूल से पिक करके घर पर ड्रॉप भी कर दिया था। बच्चे सो चुके थे। अमर रूही के साथ उसके कमरे में जाना चाह रहा था, लेकिन रूही ने उसे जबरदस्ती उसके ही कमरे में भेजते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, शादी के पहले नो साथ में सोना। तो अब आप अपने कमरे में जाइए मिस्टर अमर, और हाँ, कोई शोर नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि बच्चे हमारी आवाज से जाग जाएं। रूही की बात सुनकर अमर का चेहरा उतर गया और उसने अपनी गर्दन झुका ली। जब रूही ने ये देखा तो उसने कुछ सोचते हुए अमर के गालों पर किस कर लिया और उसे गुड नाइट बोलकर वहां से हवा की तरह भागकर अपने कमरे में चली गई। रूही की इस हरकत से अमर के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान फिर से वापस आ गई थी। अगले दिन कनिका वीर से मिलने उसके हॉस्टल गई। कनिका ने देखा कि वीर वॉशरूम में था। मौके का फायदा उठाकर कनिका ने वीर का लैपटॉप ओपन करते हुए अपने मन में सोचा, यही समय है कनिका, मुझे अमर की कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे न कैसे करके निकालनी ही होगी। ये सोचते हुए कनिका ने वीर के लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाई और सारा डेटा उसमें ट्रांसफर करने लग गई। उसका डेटा ट्रांसफर होने ही वाला था कि वीर वॉशरूम से बाहर आ गया और उसने देखा कि कनिका उसके लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वीर ने कनिका को टोकते हुए कहा, कनिका दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? वीर की आवाज सुनने के बाद वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से पेन ड्राइव निकालकर अपने पीछे छुपाते हुए बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा लैपटॉप देख रही थी। तुमने बताया नहीं कि तुमने लैपटॉप ले लिया? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, ये मैंने लिया नहीं है, मुझे ऑफिस की ओर से मिला है। कुछ देर वीर से बात करने के बाद कनिका वहां से निकल गई और वो वहां से निकलने के बाद सीधे समर्थ के पास पहुंच गई। समर्थ ने जैसे ही कनिका को वहां देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई
कनिका ने पेन ड्राइव समर्थ को देते हुए कहा, ये लो, इसमें अमर की कंपनी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे ही समर्थ ने ये सुना, उसने वो पेन ड्राइव हाथ में ली और उसके पास बैठे हुए एक आदमी को दे दिया जिसने मास्क लगा रखा था। उस आदमी ने पेन ड्राइव हाथ में ली और उसके बदले में वो समर्थ को एक ब्लैंक चेक देते हुए बोला, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और मैं तुम्हारी झोली भरता रहूंगा। ये बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। जैसे ही वो आदमी गया, समर्थ ने कनिका को देखते हुए कहा, देखो कनिका, इस आदमी को अमर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो सारी इंफॉर्मेशन उसे देंगे, लेकिन जब डायमंड वाली बात आएगी तो हमें वो इंफॉर्मेशन इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि वो डायमंड तो हम अपने नाम करेंगे ना। फिर समर्थ ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, अरे भाई, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब सारा फल हम उसे ही दे देंगे क्या? कनिका ने कहा, ओके डन। ये बोलकर दोनों हाथ मिलाकर डेविल की तरह हंसने लगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिल। अगली सुबह अमर फिर से ही जल्दी उठ गया और वो बहुत खुश था, क्योंकि एक दिन पहले ही वो रूही को डेट पर ले गया था और वहां अमर ने रूही से बहुत ही खूबसूरत तरीके से शादी के लिए पूछा था और रूही ने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। अमर रूही के कमरे में आया, उसने देखा कि रूही अभी भी सो रही थी। अमर ने प्यार से रूही के फोरहेड पर किस करते हुए उसे जगाते हुए कहा, रूही गुड मॉर्निंग। रूही ने जब नींद में अमर की आवाज सुनी तो उसने मुस्कुरा के अपनी आंखें खोली। फिर रूही ने अमर के गले में अपनी बाहों को डाल दिया। अमर ने रूही से प्यार से कहा, उठ जाओ माय क्वीन, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। जैसे ही रूही ने ये सुना, उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, एक और सरप्राइज? अभी कल ही तो आपने मुझे सरप्राइज दिया था और आज फिर से ये? कितना प्यार लुटाएंगे जनाब? सारा प्यार अभी ही लुटा देंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे फिर? फिर कुछ सोचते हुए रूही ने कहा, ओह शादी से याद आया, हमें अभी शादी की डेट भी तो निकालनी है, पंडित जी से भी बात करनी है और बच्चों को भी तो बताना है। वो कितने काम होंगे, शॉपिंग भी करनी होगी। रूही एक सांस में ही ये सब बोल गई थी। रूही को शांत करते हुए अमर ने कहा, अरे अरे बस बस, अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा कम दौड़ाओ। फिर अमर ने रूही के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास प्यार का बहुत बड़ा गोदाम है, तो मैं चाहे तुम पर कितना भी प्यार लुटाऊं, मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। खैर अभी जो सरप्राइज मेरे पास है वो देखकर तुम बहुत होगी, दैट आई नो। तो चलो उठो और अपनी आंखें बंद करो। रूही भी अमर की बात मानते हुए उठकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अमर ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और रूही के हाथ में रख दिया। रूही ने अपनी आंखें खोली तो अमर ने उसे देखते हुए कहा, इसे खोल कर तो देखो। रूही ने बड़ी हैरानी से वो गिफ्ट खोला तो उसमें एक चाबी का छल्ला था जिसके अंदर चावल से एक डेट लिखी थी। वो डेट देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डेट 1 महीने बाद की थी। रूही ने थोड़ा हैरानी से अमर को देखते हुए पूछा, क्या मैं जो समझ रही हूँ ये वही है? अमर की आंखों में चमक आ गई। उसने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ रूही, ये वही है। अमर का जवाब सुनकर रूही खुशी से उछल पड़ी और वो कूदकर अमर के गले लग गई, जिससे अमर बेड पर अपनी पीठ के बल गिर पड़ा और उसके ऊपर रूही गिर पड़ी थी। रूही और अमर कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखते रह गए। तभी रूही खुद को संभालते हुए उठ गई। अमर भी उठकर बैठ गया। रूही का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अमर ने रूही के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, यह हमारी शादी की डेट है। मैंने कल ही पंडित जी से बात कर ली थी और उन्होंने 1 महीने बाद की डेट रखी है। अब मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब तक हम दुनिया की नजरों में पति पत्नी जरूर थे, पर इस रिश्ते का सच सिर्फ हम जानते थे। अब मैं भगवान को साक्षी मानकर दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम बताओ कि तुम्हें शादी कैसी चाहिए? ग्रैंड वेडिंग करें या सिंपल? रूही, जो अब तक बस अमर को एकटक देखे जा रही थी, उसने अमर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शादी ग्रैंड होगी या सिंपल। मुझे बस खुशी इस बात की है कि मेरी शादी तुमसे होगी। महीने भर बाद हमारी शादी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
कि हम फाइनली एक दूसरे के हो जाएंगे। मुझे तो ये किसी सपने जैसा लग रहा है। रूही की बात सुनते हुए अमर ने रूही को एक चुटकी काटी, जिसके बाद रूही थोड़ा सा चीख पड़ी और रूही ने धीरे से अमर के हाथ में मारते हुए कहा, आउच, ये तुम क्या कर रहे हो? अमर ने रूही को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सोचा कि तुम्हें यकीन दिला दूं कि ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए। तभी रूही की नजर दरवाजे के पास खड़े आरव और अवनी पर गई, जो अभी अभी उठकर रूही को खोजते हुए उसके रूम में आ गए थे। बेड से उठकर रूही सीधे बच्चों के पास गई और बड़े प्यार से बोली, आपको पता है कि मम्मा और पापा के पास आप दोनों के लिए एक न्यूज है? आरव ने हैरानी से रूही को देखते हुए कहा, मम्मा, मैंने जो अभी सुना वो सच है? रूही ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, वो सब सच है। आपके मम्मा पापा शादी करने वाले हैं। फिर छोटी सी अवनी ने खुशी से उछलते हुए कहा, ये मेरे मम्मा पापा की शादी होगी। हम वो पहले बच्चे होंगे जो अपने मम्मा पापा की शादी में जाएंगे। आरव ने भी खुशी से कहा, मैं तो पापा के साथ बारात में जाऊंगा। अवनी ने भी कहा, ठीक है भैया, फिर मैं मम्मा के साथ उनकी ब्राइडमेड बनकर आऊंगी। दोनों बच्चों की खुशी देखकर रूही और अमर भी बहुत खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे ड्राइवर के साथ स्कूल चले गए और अमर और रूही भी शॉपिंग करने के लिए निकल गए। आज से वो दोनों शादी की शॉपिंग करने वाले थे। रास्ते में जाते हुए अमर ने रूही से कहा, रूही, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अमर को सीरियस देखकर रूही ने सवालिया नजरों से अमर को देखते हुए कहा, क्या बात है? अमर ने रूही को छेड़ते हुए कहा, यार, तुम मुझे कभी आप बोलती हो और कभी तुम बोलती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम कहकर पुकारो, क्योंकि तुम कहने में ज्यादा अपनापन लगता है। रूही ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ओके, ठीक है। वो दोनों एक बड़े से शोरूम में गए, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की शादी के आउटफिट्स थे। अमर ने शोरूम के ओनर से कहा, मुझे यहाँ के सबसे बेस्ट वेडिंग आउटफिट चाहिए। ओनर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ के बेस्ट आउटफिट को खुद ही अमर और रूही को दिखाने लग गया। तभी अमर का फोन बजा। अमर ने जब अपना फोन देखा तो किसी अनजान नंबर से उसे कॉल आ रही थी। अमर ने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। जब दोबारा वो फोन बजा तो अमर को लगा, हो सकता है कि कोई जरूरी कॉल होगी। उसने अपना फोन उठाया। तभी दूसरी ओर से किसी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि कौशिक के बिजनेस से दूर रहो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे तुम्हारे अपनों को एक एक करके छीन लूंगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं एक एक करके तुम्हारे अपनों को तुमसे छीन लूंगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये फोन उसी आदमी का था जिसने पहले अमर को धमकी दी थी। अमर रूही के पास से दूर हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं तुम जैसों की धमकी से डरता नहीं हूँ। दूसरी ओर से उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं है, मत डरो, बस एक बार पता कर लेना कि आशीष कहाँ है। अमर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आशीष को अगर कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। मैं तुम्हें तुम्हारे बिल से खोज के निकाल लूंगा। जैसे ही अमर ने ये कहा वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अमर को परेशान देखकर रूही अमर के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रूही ने कहा, क्या बात है अमर, सब ठीक तो है? अमर ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए रूही से कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम है, तुम प्लीज घर चली जाओ, हम शॉपिंग किसी और दिन करेंगे। रूही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप परेशान मत हो, हम शॉपिंग। अमर बिना रूही की बात सुने वहां से जल्दी में निकल गया। रूही को कुछ अजीब लगा। फिर रूही ने सोचा, हो सकता है अमर को सच में कोई जरूरी काम हो, इस वजह से वो परेशान होगा। कुछ सोचते हुए रूही घर जाने के लिए मुड़ गई। तभी रूही की नजर शोरूम के बाहर खड़ी कनिका पर गई। कनिका को देखकर रूही के कदम रुक गए, पर उससे बात ना करने की सोचकर रूही सीधे जाने लगी। रूही का रास्ता रोकते हुए कनिका ने कहा, क्या बात है, बड़ी शॉपिंग चल रही है,
कुछ स्पेशल होने वाला है क्या? रूही ने घूरते हुए कनिका को देखा और शांत रही, क्योंकि कनिका से किसी भी तरीके की कोई बहस करके वो अपना मूड नहीं खराब करना चाह रही थी। तभी अचानक से कनिका ने रूही को गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मुझे पता चला कि तुम और अमर शादी कर रहे हो। रूही को कनिका का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूही अब भी शांत थी। फिर कनिका ने रूही से कहा, तुम्हारी भी किस्मत लाजवाब है। पहले तुमने समर्थ को अपने प्यार में फंसाकर उसे बर्बाद किया और अब अमर की जिंदगी में आ गई। ना जाने अमर ने तुम में क्या देख लिया। तुम उसके बच्चों के साथ इतना गंदा बिहेव करती थी, उसके बावजूद वो तुमसे शादी करने वाला है। ना जाने अब तुम अमर के साथ क्या करोगी। मुझे तो बेचारे अमर पर तरस आ रहा है। कनिका की बात सुनकर रूही के सब्र का बांध अब टूट चुका था। रूही ने कनिका को घूरते हुए कहा, मैं एक बार शादी करूं या 10 बार करूं, तुम्हें क्या? और हाँ, हो रही है मेरी शादी अमर से। क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम्हारा जलना भी ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें ये खुशी कभी नसीब भी होगी। क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकत है, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी होगा। ये बोलकर रूही वहां से चली गई। कनिका का मुंह बन गया और उसने गुस्से से रूही से कहा, खुश हो लो तुम्हें जितना खुश होना है, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही बर्बाद कर दूंगी। अमर अपनी केबिन में घूमकर बार बार फोन लगाकर बस आशीष का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अमर ने खुद से कहा, अगर मेरी वजह से आशीष को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अमर ये सोच ही रहा था कि तभी अमर के पास ब्लैक टाइगर का फोन आया। अमर ने फोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी ओर से ब्लैक टाइगर ने कहा, मुझे पता चला कि आशीष गायब है। आशीष को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम परेशान मत हो। ब्लैक टाइगर की ये बात सुनकर अमर की जान में जान आ गई। अमर ने राहत की सांस लेते हुए ब्लैक टाइगर से कहा, थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो मैं ये बात याद रखूंगा। इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। अमर की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर ने कहा, ठीक है, तो अपनी ये बात तुम भूलना मत, कल तक आशीष तुम्हारे सामने होगा। ये बोलकर ब्लैक टाइगर ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अमर ने अपने मन में सोचा, ब्लैक टाइगर सच में उतना भी खराब नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। बाहर बैठा वीर ये सब देख रहा था। वीर ने अपने मन में कहा, आखिर अमर आज इतना परेशान क्यों है? क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? पर फिर कुछ सोचकर वीर के कदम रुक गए। तभी कनिका ने वीर को फोन किया। फोन को उठाते हुए वीर ने कनिका से पूछा, कनिका दी, क्या हो गया है? आज आप मुझे ऐसे बार बार फोन क्यों कर रही हैं? कनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा फोन करके तुम्हारे हाल चाल ले लेती हूँ। हाँ, सब ठीक तो है ना वीर? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, वो मैं भी ऑफिस में हूँ, आज थोड़ा काम ज्यादा था, इस वजह से मैं हॉस्टल नहीं गया। वीर ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, ये कनिका दीदी को आज क्या हो गया? वो बार बार ऐसे मुझे फोन क्यों कर रही है? फिर वीर को लगा कि कनिका ने जो सपने वाली बात बताई, हो सकता था कि कनिका उसकी वजह से परेशान हो। वीर को क्या पता था कि कनिका बस ऑफिस की खबरें जानने के लिए ही वीर को फोन कर रही थी। अमर के फोन पर रूही का कॉल आया। रूही ने थोड़ा घबराते हुए अमर से कहा, अमर, कहाँ हैं आप? आप अभी तक घर नहीं आए। अमर ने कहा, वो दरअसल मुझे आज काम ज्यादा है, तो मैं वो ऑफिस में ही रहूंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, और हाँ, गार्ड से भी बोल देना वो चौकन्ने रहे। रूही ने अमर से कहा, हाँ ठीक है, आप परेशान ना हो। रूही ने अमर से तो कुछ नहीं कहा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि अमर आज अचानक से इतना क्यों परेशान हो गया था। रूही ने खुद से कहा, जरूर कोई बात है, मैं कल सामने से अमर से पूछूंगी, ये सिर्फ काम की टेंशन तो नहीं हो सकती। सुबह हो चुकी थी। अमर सारी रात ऑफिस में ही था। न जाने कब अमर की आंख लग गई थी। सुबह अमर के केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही अमर की आंख खुली, वो सामने देखकर हैरान रह गया। अमर के सामने जो शख्स खड़ा था, अमर को उसे देखकर
अमर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने फटी आंखों से उस शख्स को देखते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? आखिर किसे देख लिया था अमर ने, जिसे देखकर उसके होश गुम हो गए थे? क्या करने वाली थी कनिका, और अब आगे क्या होगी समर्थ की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं। आशीष को अपने पास देखकर अमर को एक चैन की सांस मिली थी। वो आशीष से कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लैक टाइगर का कॉल आ गया। अमर ने फोन उठाते ही ब्लैक टाइगर से बोला, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम ना होते तो आशीष को यहाँ लाना काफी मुश्किल हो जाता। इसके बाद अमर कुछ बोलता, तभी ब्लैक टाइगर बोला, अमर तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मुझसे क्या डील की थी, कि आशीष के बदले में तुमसे जो चाहूं वो मांग सकता हूँ। अब जब आशीष तुम्हें मिल ही गया है तो अपनी डील भी पूरी कर लेते। ब्लैक टाइगर की बात सुनकर अमर उससे पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, हाँ बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अमर की बात सुनकर ब्लैक टाइगर अपनी सख्त आवाज में बोला, सॉरी अमर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक बार फिर से मुझे मेरे भाई से मिलाना होगा, जो कि अभी भी जेल में है। ब्लैक टाइगर की बात सुनकर अमर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, मैं बात करता हूँ, और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। फिर एक एक करके अमर ने आशीष से वो बातें पूछी जो कि उसे जाननी थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया जो उसके मतलब का होता। जिसकी तलाश में अमर इतना ज्यादा भटक रहा था, वो आदमी अभी भी अमर के हाथों से, और सच कहें तो अमर की आंखों से भी कोसों दूर था। ले देकर आशीष ने अमर को वही बात बताई जो कि वो पहले से जानता था। ये सब जो हो रहा है उन्हीं डायमंड्स की वजह से हो रहा है, और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस आदमी को डायमंड्स वापस नहीं दे दिए जाते। आशीष भी थोड़ा परेशान था और उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए आशीष को उसके घर छोड़ने के बाद अमर भी वापस आ गया। आज वो शांत था और उदास भी था, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ खाली थे। वो दबे पैरों से चुपचाप अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि रूही अपने कमरे में बैठे मुस्कुराते हुए कुछ देख रही थी। ये देखकर वो वहीं रुक गया और बड़े ध्यान से रूही को देखने लगा। रूही को ऐसे मुस्कुराता देखकर अमर अपनी सारी टेंशन भूल गया था। अचानक से रूही का ध्यान जब बाहर खड़े अमर पर गया तो वो संभलते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अमर अपनी जेब में हाथ डालते हुए रूम के अंदर आकर उसे देखकर बोला, यही कि कितने दिनों बाद तुम दिल से मुस्कुरा रही हो। वैसे ऐसा भी क्या देख रही थी? और इसके बाद वो थोड़े नखरीले अंदाज में बोला, अब लगता है मेरे अलावा कोई और भी है जो तुम्हें खुश रख सकता है। जरूर उसे देखकर ही तुम मुस्कुरा रही होगी। रूही अमर की बात सुनकर अपने हाथ में लिए कार्ड को उसकी तरफ देते हुए बोली, नहीं अमर, तुम्हारी जगह कोई नहीं आ पाएगा, और जो खुशियां तुमने मुझे दी है वो कभी कोई नहीं दे सकता, और ये मेरे चेहरे की खुशी भी तुम्हारी वजह से ही है। और इतना बोलते हुए रूही ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड अमर को थमा दिया। अमर ने जब उस कार्ड को देखा तो ये कार्ड उन दोनों के एंगेजमेंट का कार्ड था, जिसे देखकर अमर काफी खुश हो गया और चहकते हुए रूही से बोला, ये तुमने कब बनवाए? रूही अमर को देखकर बड़े प्यार से बोली, मुझे पता था कि तुम अपने काम में ज्यादा बिजी हो, इसीलिए मैंने खुद ही कार्ड के ऑर्डर दे दिए थे, वरना फिर देर हो जाती। कल से हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के यहाँ इन्हें देने भी जाना है। अमर ने उसकी बात सुनकर उसको हक कर लिया और फिर उसे देखकर बोला, चलो खाना खाते हैं। अगले दिन रूही और अमर को कार्ड देने फ्रेंड्स के यहाँ जाना था। अमर रूही से शाम को चलने का वादा करके जल्दी से ऑफिस निकल गया, लेकिन रूही के दिमाग में कुछ था जो वो अकेले ही करना चाहती थी। उसने अपनी एंगेजमेंट का कार्ड लिया और अकेले ही कार में बैठकर कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद रूही कनिका के घर के सामने खड़ी थी। उसे पता था कि आज तक कनिका ने जो भी किया उसका जवाब उसे कैसे देना था। मुस्कुराते हुए रूही कनिका के घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कनिका अपने हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो परेशान थी। रूही कनिका के ठीक सामने खड़ी हो गई और उसके चेहरे के सामने कार्ड कर दिया।
कनिका, जो कि सिर झुकाए हुए बैठी थी, अचानक से अपने सामने किसी के खड़े होने की परछाई देखकर जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तो रूही हाथ में कार्ड लिए उसके सामने खड़ी थी। रूही को देखकर कनिका कुछ घबरा सी गई। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस वक्त रूही का सामना नहीं करना चाहती थी। रूही मुस्कुराते हुए उसके हाथ में कार्ड देते हुए बोली, कनिका, आई एम सॉरी, तुम्हारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पाया और मेरी और अमर की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। रूही की बात सुनते ही कनिका ने झट से वो कार्ड हाथ में लिया जिसमें उन दोनों की एंगेजमेंट की तारीख थी और उसे देखकर कनिका अपनी जलन और गुस्सा छुपा नहीं पाई और उसके चेहरे पर वो सब कुछ उतर आया जो उसके दिल में था। कनिका गुस्से से रूही को देखकर बोली, जब तुम खुद ही बोल चुकी हो कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ तो फिर ये कार्ड लेकर मेरे पास क्यों आई हो? अपनी खुशियों में तो उससे बुलाया जाता है ना जो दोस्त होता है। कनिका की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली, मैं दोस्तों से ज्यादा उन लोगों के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना चाहती हूँ जो कभी मुझे रुलाना चाहते थे, जो मुझे तोड़ना चाहते थे और जो मुझे अकेले छोड़ना चाहते थे। ऐसे लोगों के साथ खुशी सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और होता है। असल में तो आपको खुशी तभी नजर आती है ना जब आप देखते हैं कि आपको गिराने वाले लोग बिल्कुल चुप हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इतना बोलकर रूही वहां से जाने लगी, लेकिन जाते हुए वो अचानक से गेट पर रुक गई और मुड़कर एक ताने भरे स्माइल देते हुए कनिका से बोली, कनिका, आना जरूर तुम मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट में से एक हो। इतना बोलकर रूही वहां से चली गई। रूही के जाते ही कनिका ने गुस्से में वो कार्ड उठाया और सीधे समर्थ के घर पर पहुंच गई। समर्थ के पास जाकर उस कार्ड को फेंकते हुए वो उससे बोली, जो भी तुमने आज तक किया है उसका रिपोर्ट कार्ड आया है, देखो इसे। और इतना बोलते हुए उसने वो कार्ड समर्थ के हाथों में पकड़ा दिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, तुम भी चलना रूही की एंगेजमेंट में उन दोनों की खुशियों में शामिल होने, क्योंकि यही तो चाहते थे तुम। समर्थ को समझ आ गया था कि कनिका को गुस्सा आ रहा था और वो इस वक्त अपने काबू में नहीं थी। वो कनिका को पानी का ग्लास देते हुए बोला, कनिका, काम डाउन। ये सुनकर कनिका गुस्से में सोफे पर बैठ गई। समर्थ, जो कि कनिका के ठीक सामने बैठा हुआ था, अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस कार्ड को जलाने लगा और उस जलते हुए कार्ड को देखकर बोला, कनिका, उनकी एंगेजमेंट जरूर धूमधाम से होगी, लेकिन शादी में वो तमाशा होगा जो रूही और अमर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी जिंदगी का सेमीफाइनल जितने भी अच्छे से मनाना है उन्हें मनाने दो। कनिका, लेकिन फाइनल में कौन जीतेगा यह हम तय करेंगे। ये बोलते वक्त समर्थ की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ प्लान कर लिया था। 4 दिन बाद रूही और अमर की एंगेजमेंट थी। वो दोनों तैयारी में इतना बिजी थे कि उन्होंने कनिका और समर्थ के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन कनिका दिन रात ऐसा प्लान बना रही थी जिससे वो रूही को हर्ट कर सके। फाइनली वो दिन भी आ गया जिसका रूही और अमर को इंतजार था, लेकिन रूही और अमर से पहले ही उस होटल में कोई पहुंच चुका था जो कि कनिका थी। कनिका उस होटल में हो रही तैयारियां और वहां पर लगी रूही और अमर की एक फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भले ही मैं तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी ड्रेस में केमिकल लगाकर तुम्हारा तमाशा जरूर बना दूंगी। और इतना बोलकर उसने अपने पास से केमिकल निकाला और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कनिका को ये नहीं पता था कि उसे ये सब करते हुए अवनी और आरव ने देख लिया था और उन्होंने कनिका की सारी बातें भी सुन ली थी। कनिका की चाल समझकर अवनी और आरव एक दूसरे के कान में खुसफुसाते हुए एक प्लान बनाने लगे और वो प्लान था कनिका को उसी के जाल में फंसाने का। तभी कनिका हंसते हुए उन दोनों के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी माँ का रूम कौन सा है? क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। अवनी और आरव ने कनिका की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। आरव तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन अवनी कनिका के पास खड़ी थी। वो कनिका को देखकर बोली, मुझे पता है माँ का रूम, आप मेरे साथ चलिए। अवनी धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर कनिका को ले जा रही थी।
अवनी के साथ कनिका जब उस कमरे में पहुंची तो आरव वहां पहले से ही खड़ा था और बेड पर एक खूबसूरत हैवी ड्रेस रखी थी जो कि रूही की ड्रेस थी। उस ड्रेस को देखते ही कनिका की आंखें चमक गईं और वो अवनी और आरव को देखकर बोली, थैंक यू बच्चों, अब आप लोग खेलो जाकर, ओके? कनिका ने इतना कहा तो बच्चे भागते हुए वहां से बाहर चले गए और कनिका अपने पास से वो केमिकल निकालते हुए सामने पड़ी ड्रेस पर डालते हुए बोली, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन लगती हो अमर को। उस केमिकल को डालते हुए कनिका के चेहरे पर जो सुकून था वो देखने लायक था। आरव और अवनी चुपके चुपके से बाहर से ये सब देख रहे थे और अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंस रहे थे। अपना काम करने के बाद कनिका तुरंत उस रूम से निकल गई और बाहर जाकर बैठ गई। अब उसे इंतजार था तो बस रूही के आने का, कि कब रूही उस ड्रेस को पहनकर बाहर आए और उसके पूरे शरीर में रेड स्पॉट पड़ जाए और उसे खुजली होने लगे। लेकिन आज शायद कनिका का पाला गलत लोगों से पड़ा था। उसे पता नहीं था कि वो अवनी और आरव की नजर में चढ़ चुकी थी और वो दोनों इतनी आसानी से तो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। कनिका वहां बैठी बैठी बोर हो रही थी। तभी उसने वेटर से कॉफी लाने को कहा। कुछ देर बाद वेटर कॉफी लेकर कनिका के पास आया और कनिका कॉफी उसके हाथ से लेने ही वाली थी कि तभी अवनी और आरव भागते हुए आए और वेटर को धक्का लगा, जिससे कि पूरी कॉफी कनिका के ऊपर गिर गई और कनिका जोर से वेटर और बच्चों पर चिल्लाने लगी। वेटर थोड़ा डरते हुए धीरे से कनिका से बोला, मैडम आप प्लीज ऊपर जाकर ड्रेस वॉश कर लीजिए, अभी फंक्शन शुरू होने में टाइम है। वेटर की बात सुनकर कनिका उसे घूरते हुए गुस्से से ऊपर चली गई और वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस साफ करने लगी। तभी उसने देखा आरव और अवनी उसके जस्ट पीछे खड़े थे। उन दोनों को ऐसे वहां देखकर कनिका उन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। आरव बड़े प्यार से कनिका की तरफ देखकर बोला, नीचे पापा ने देख लिया था कि हमारी वजह से आपकी ड्रेस खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने आपके लिए नई ड्रेस भिजवाई है। कनिका उसकी बात सुनकर अपनी भौं सिकोड़ते हुए बोली, अमर ने मेरे लिए ड्रेस भेजी? बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोले, वो रखी है आपकी ड्रेस, हम झूठ नहीं बोल रहे। उनकी बात सुनकर कनिका बाहर आई तो उसने देखा कि सचमुच एक बिल्कुल नई ड्रेस टेबल पर रखी हुई थी। उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर कनिका मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद उसने उसे पहन लिया। नीचे एंगेजमेंट शुरू हो चुकी थी और कनिका अपना किया हुआ कारनामा देखना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी ही नीचे आ गई। लेकिन जब उसने रूही को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि रूही ने तो कोई और ही ड्रेस पहन रखी थी। ये वो ड्रेस थी ही नहीं जिस पर कनिका ने केमिकल डाला था। अभी कनिका कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। उसको लगा शायद ड्रेस नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो खुजली बढ़ने लगी और कनिका के हाथ में रेड स्पॉट पड़ने लगे। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि ये आरव और अवनी का प्लान था, जिन्होंने बचा हुआ केमिकल उस ड्रेस पर डालकर बड़ी सफाई के साथ उसे वो ही ड्रेस पहना दी थी। क्या है समर्थ का प्लान जिससे वो अमर और रूही की शादी बर्बाद करना चाहता है? ये जानने के लिए सुनते रहिए। कनिका का पूरा शरीर जल रहा था, उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हुआ कैसे। तभी उसकी नजर आरव और अवनी पर पड़ी, जो कि उसे देखकर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें देखते ही कनिका का दिमाग ठनक गया और वो गुस्से से उन दोनों के पास आकर उन्हें उंगली दिखाकर उन पर गुस्सा करते हुए बोली, ये तुम दोनों ने ही किया है ना? तुम दोनों ने मेरे साथ ये चाल चली है ना? देखना, मैं अभी तुम दोनों की शिकायत करती हूँ अमर से। जैसे ही उसने आरव और अवनी से ये कहा तो अवनी उसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, ठीक है, तो हम भी पापा को बता देंगे कि आप मेरी माँ की ड्रेस के साथ क्या करने वाली थी। फिर देखते हैं कि पापा किसकी शिकायत को सुनेंगे। उसकी ये बात सुनकर कनिका ने अपने कदम पीछे ले लिए और वो एकदम चुप हो गई। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था।
उसका बस चलता तो वो आरव और अपनी को यही 2 तमाचे लगा देती, लेकिन वो इस वक्त उन दोनों को छू भी नहीं सकती थी क्योंकि रूही और अमर ठीक उसके सामने खड़े थे। वो इधर उधर देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पर बैठकर आरव और अवनी के गाल नोचते हुए बोली, तुम दोनों को तो मैं एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी, और अपनी माँ पापा की शादी को देखकर ज्यादा खुश मत हो, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अवनी आरव को देखकर बड़ी मासूमियत से बोली, कनिका आंटी ऐसा क्यों बोल रही थी कि हमारे माँ पापा की शादी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है? आरव अवनी के कंधे पर हाथ रखकर बड़ों की तरह उसे समझाते हुए बोला, वो पागल आंटी है, इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम डांस करते हैं। कुछ देर बाद अवनी और आरव सब कुछ भूलकर डांस कर रहे थे। आज रूही और अमर के लिए बहुत बड़ा दिन था। अमर रूही को रिंग पहनाते हुए धीरे से बोला, इसे सिर्फ रिंग मत समझना, ये मेरा वादा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अमर की बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी और उसने भी अमर को रिंग पहना दी। ये सब देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थे उन दोनों के बच्चे। और एंगेजमेंट के वक्त रूही की नजर किसी को ढूंढ रही थी तो वो था उसका भाई वीर, जिसे वो खुद ही कार्ड देने गई थी और वीर ने आने का वादा भी किया था। रूही अभी इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसे बच्चों के साथ वीर दिखा, जो कि आरव और अपनी को अपनी गोद में लेकर उसकी तरफ ही आ रहा था। बच्चों को वीर के साथ देखकर रूही का दिन बन गया था। वैसे भी आज ये दिन रूही के लिए बहुत स्पेशल था। उस पर वीर का आना और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखना, ये उसकी खुशियों में 4 चांद लगा रहा था। रूही की नजर जब कनिका पर पड़ी तो उसे बहुत तेज हंसी आ गई, क्योंकि कनिका का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और वो बंदरों की तरह खुजली करती जा रही थी। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद कनिका गुस्से से नहाने के लिए जा रही थी कि तभी उसके सामने रूही आ गई, जो कि आज बहुत सुंदर लग रही थी। रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ थी और वो कनिका को देखकर उसका मजाक बनाते हुए बोली, कनिका, हमने एनिमल थीम नहीं रखी थी जो तुम बंदर बनकर इस पार्टी में आ गई। रूही के इतना कहते ही वहां सभी लोग हंसने लगे और कनिका को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कनिका गुस्से से रूही की तरफ देखकर बोली, आज तुम्हारा दिन है ना तो तुम हंस रही हो, लेकिन भूलो मत कि अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी अभी भी बाकी है। और इतना बोलकर वो गुस्से से होटल के रूम में चली गई। सारे गेस्ट के जाने के बाद अमर भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में आ गया था। वो अभी कपड़े बदल ही रहा था कि तभी कनिका उसके पास पहुंच गई। अमर, जो कि गेट की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, कनिका के रूम में आने से उसे ऐसा लगा जैसे रूही उसके रूम में आई थी और वो हंसते हुए बोला, फाइनली हम दोस्त से एक दूसरे का प्यार बन गए और अब जल्दी हमारी दुनिया भी एक हो जाएगी। अमर ने अपनी बात पूरी कर दी, लेकिन फिर भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलट कर देखा और जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां रूही नहीं बल्कि कनिका खड़ी थी, जिसे देखकर अमर थोड़ा हैरान हो गया और उखड़े हुए अंदाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका धीरे धीरे करके अमर के पास आने लगी। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि कनिका करना क्या चाहती थी। तभी वो एकदम से अमर के पास आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, अमर, क्या सच में तुम रूही से प्यार करते हो या फिर ये सब तुम बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हो? क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें तुम दोनों के रिश्ते का सच न पता चल जाए, इसीलिए तुम्हें ये शादी का ढोंग करना पड़ रहा है। अमर कनिका की बात पर उसे हड़काते हुए बोला, कनिका, अपनी हद में रहो और मेरे प्यार को ढोंग बोलकर उसकी इंसल्ट बिल्कुल भी मत करना। हम लोगों ने तुम्हें एंगेजमेंट में बुलाया, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अब एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है तो तुम भी बाकी गेस्ट की तरह अपने घर जाओ। अमर की बात सुनकर कनिका गुस्से से उसे देखकर बोली, अमर, तुम मान क्यों नहीं लेते कि रूही का प्यार एक जबरदस्ती का समझौता है तुम्हारे लिए? वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आई कि उसे तुमसे प्यार था। अमर अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से कनिका को देखकर बोला, कनिका, अब एक और शब्द नहीं, रूही मुझसे प्यार करती है और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो कनिका अपने फोन में एक वीडियो प्ले करते हुए बोली, ऐसा प्यार करती है रूही?
अमर ने फोन की तरफ देखा तो उसमें चल रहे वीडियो में समर्थ और रूही कॉलेज में एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठकर बात कर रहे थे। रूही का हाथ समर्थ के हाथ में था और उन दोनों के बीच प्यार की बातें चल रही थी। कनिका वीडियो बंद करके हंसते हुए अमर से बोली, बताओ अमर, ऐसा ही प्यार करती है रूही तुमको? अमर ने गुस्से में कनिका का फोन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फोन टूट चुका था और अमर ने अपना आपा खो दिया था। वो आंख दिखाते हुए कनिका से बोला, इससे भी कहीं ज्यादा प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे को, और जो प्यार तुम इस वीडियो में दिखा रही हो ना, इस समर्थ का खोखला और प्लानिंग और प्लॉटिंग वाला प्यार था। हमारा प्यार रियल है, जो हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए हुआ है, ना कि मैंने या रूही ने एक दूसरे को अपने जाल में फंसाया है। इतना बोलकर वो कनिका से फिर से गुस्से में बोला, और तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच आकर ये सब बोलने वाली? तुम्हें ना मैंने और ना ही रूही ने इतना हक दिया है कि तुम हमारे प्यार पर सवाल उठा सको। अमर को कनिका की बात बहुत खराब लगी थी। वो तो अमर के पास ये सोचकर आई थी कि वो समर्थ और रूही का वीडियो अमर को दिखाएगी तो अमर को थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। यहाँ उसकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि ये सब देखकर अमर के माथे पर एक लकीर भी नहीं आई। अभी अमर कनिका पर चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक से लाइट चली गई और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। कनिका लाइट जाते ही अमर से चिपक गई। अमर कनिका को दूर हटाते हुए चिल्ला कर बोला, कनिका बिहेव योरसेल्फ, दूर हटो, ये क्या कर रही हो तुम? कनिका अपनी मुट्ठी से अमर की शर्ट टाइट से पकड़ते हुए बोली, अमर मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे में। तभी लाइट आ गई और लाइट आते ही अमर और कनिका की नजर दरवाजे पर खड़ी रूही पर पड़ी। रूही को देखकर कनिका धीरे से अमर से दूर हो गई और रूही को देखकर मुस्कुराने लगी। अमर रूही को ऐसे देखकर एकदम से घबरा गया और उसके पास आकर बोला, रूही देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, देखो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अमर अपनी बात बोलते हुए बीच बीच में रुक रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही को कैसे समझाए। रूही गुस्से से कनिका और अमर को देख रही थी। अमर ने रूही का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की तो रूही ने उसका हाथ झटक दिया और कमरे के अंदर आकर कनिका के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। कनिका रूही को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि रूही अगले ही पल क्या करने वाली थी। रूही अपने दांत पीसते हुए कनिका को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए बोली, आज मैंने तेरा असली रूप भी देख लिया। मेरी एंगेजमेंट होने के बाद भी तो फिर से एक बार अमर को भड़का रही थी ना। मैंने एक एक बात अपने कानों से सुनी है और अब तो मैं अपनी जिंदगी में भी तुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इतना बोलते हुए रूही कनिका को घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाने लगी। कनिका अपने बालों को पकड़कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन आज रूही के अंदर की दया, दोस्ती सब मर चुकी थी। वैसे भी कनिका जैसी दोस्त के लिए तो कोई फीलिंग रखना भी एक गुनाह ही था। रूही ने पूरे होटल के लोगों के सामने कनिका को घसीटते हुए उसे होटल से बाहर कर दिया और उसे देखकर बोली, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें अपने पति, अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने घर के आसपास भी देखा ना कनिका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ इस होटल के लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, फिर मैं पूरे शहर के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी और तुम इस शहर में रहने लायक नहीं बचोगी। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने घर वापस चली जाओ। इतना बोलकर रूही पलटकर वहां से चली गई। अमर, जो कि दूर से रूही को देख रहा था, रूही के पास आते ही फिर से एक बार उसे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा। रूही ने अमर के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे हक करके धीरे से बोली, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुना था। आई लव यू सो मच। इतना बोलते हुए रूही ने अमर को और टाइट से पकड़ लिया। अमर रूही के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, आई लव यू टू रूही। उधर कनिका गुस्से में अपने घर न जाकर सीधे समर्थ के घर पहुंच गई। उसके हाथ पर अभी भी लाल स्पॉट थे और उसकी आंखें भी लाल थी, क्योंकि वो रास्ते में रोते और गुस्सा होते हुए समर्थ के पास पहुंची थी और उसे देखकर अपना पर्स फेंककर चिल्लाने लगी और पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। समर्थ उसे ऐसा करते देखकर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कनिका उसे देखकर गुस्से से पागल होते हुए बोली, उस रूही ने आज पूरे होटल में मुझे बाल पकड़कर घुमाया और मुझे इतना बेइज्जत किया जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
समर्थ कनिका को चुप कराते हुए बोला, अब से तुम उसके सामने नहीं जाओगी, क्योंकि अब बारी आ गई है जब मैं अपनी रफ्तार बढ़ाऊं और रूही से एक कदम आगे निकल जाऊं। और इतना बोलकर वो कनिका को फ्लाइट टिकट और पासपोर्ट देते हुए बोला, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी। अब इस खेल में एक नया मोड़ आने वाला है, इसीलिए तुम्हारा किरदार यहीं खत्म होता है। समर्थ की बात सुनकर और अपने हाथों में विदेश की टिकट देखकर कनिका एकदम शॉक थी। समर्थ उसे देखकर बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये टिकट लो और मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं वहां जाओ। वहां जाकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस भी बुला लूंगा। कनिका उसे देखकर बहुत ही हैरानी से बोली, लेकिन रूही और अमर ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? समर्थ एक बार फिर से कनिका से बोला, मैंने कहा ना कि ये टिकट लो और इस देश से बाहर जाओ। समर्थ की बात सुनकर कनिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से समर्थ को हुआ क्या था और समर्थ ने पहले से ही उसकी टिकट क्यों बनवा कर रखी थी। समर्थ उसे देखकर बोला, कनिका मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि तुम अब मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी और नंदिता से भी नहीं मिलोगी और ना ही उसे आज के बारे में कुछ भी बताओगी। तुम्हारी कल रात की फ्लाइट है, तुम घर जाओ और पैकिंग करो। कनिका को भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने समर्थ के हाथ से वो टिकट्स ली और वहां से चली गई। कहां भेज रहा था समर्थ कनिका को और क्या था समर्थ का अगला प्लान, ये जानने के लिए सुनते रहिए